वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से आज वाले अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर आज हम 3 फेब की करंट के टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, एससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपको जैसा भी सेशन लगे आप प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी कमेंट्स हों उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन करें, जिससे हमें जो आगे आने वाले टाइम में जो भी इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी उसे हम करने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा फरवरी 2022 में 2020-21 की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की कमी आई है। तो ये हमारा इसका आंसर है 6.6% की कमी देखने को मिली है। ठीक है, ये हमारा बजट में दिखाया गया, जो हमने जो बजट का सेशन किया था उसमें ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। उसी को आज के कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बजट के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जो बच्चों के कई क्वेश्चन थे कि कैसे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो ये आपको ज़रूर बताएगा कि कैसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बजट को लेके और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आज के सेशन में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो हमारा 6.6%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फरवरी 2022 में भारत के पावर एक्सचेंज में 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने फरवरी 2022 में भारत के पावर एक्सचेंज में 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की किए हैं। तो सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक तो पहली चीज़ तो पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने। उसके साथ किसने किया? पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने उसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और किसके साझेदारी से? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं जब भी शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ तो मैं उसके साथ फुल फॉर्म जरूर ऐड करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों को संशोधित करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल सूर्य सेल लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य सेल लॉन्च किया है किसने? यहाँ पे इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी सेबी ने लॉन्च किया है। किस लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक सेल को लॉन्च किया गया है। किस लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से क्या? सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसके साथ लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? तो ये 5,000 करोड़ रुपए की है। ठीक है, जो 5,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया है। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है दिल्ली। यहाँ पे लगभग 2022 में 5,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स खोले गए हैं। ठीक है, 2021 में लगभग 5,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप खोले गए हैं। इस दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है हमारा बंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर यानी बंगलुरु हमारा सेकंड नंबर पे है, जिसमें लगभग 4,514 लगभग स्टार्टअप्स खोले गए हैं 2021 में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारगिल युद्ध के नायक और वीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये हुए हैं वाई के जोशी जी।
ठीक है। वाई के जोशी जी जो है कारगिल युद्ध के नायक और वीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में और बातों की अगर बात करें तो ये कारगिल युद्ध में, जो कारगिल युद्ध हुआ था हमारा 1999 में, उसमें जो है ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम के ये हेड थे, ठीक है। ड्यूरिंग कारगिल वार के समय ये जो है ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय इन्हीं के अंडर में चलाया गया था, इनके द्वारा कमांड किया गया था, ठीक है। और ये कारगिल युद्ध से रिटायर हुए और इनके द्वारा ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम कारगिल वार के समय इनके द्वारा कमांड किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन थल सेना प्रमुख VCOAS 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं? तो ये हमारे हुए हैं CP मोहंती जी, ठीक है। CP मोहंती जी विकोस यानी थल सेना प्रमुख 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और जो हमारे नए करंट जो हमारे थल सेना प्रमुख बने हैं वो हैं मनोज पांडे जी। ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है मनोज पांडे जी, ये हमारे करंट जो है अभी के थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। कब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है? 1 फरवरी 2022 से, ठीक है। नए जो बने हैं वो कौन है? मनोज पांडे जी। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एची एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में फिर से चुने गए हैं? तो ये पुर्तगाल के जो है प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं, एची एंटोनियो कोस्टा। कभी कभी आपके जैसे पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी, जैसे BPSC बिहार PCS के एग्ज़ाम में, MPPS के एग्ज़ाम में, इन सब में कभी कभी जो नए अपॉइंट होते हैं PM प्रेसिडेंट, ये सब के नाम भी पूछ लेता है, इवन वनडे एग्जाम से भी पूछ लेता है। तो प्लीज़ आप ये सब जो नए करंट में आए रहते हैं टॉपिक से, उसको ज़रूर याद करके जाइए। ज़्यादा दूर का नहीं, लेकिन आपका जब एग्ज़ाम है उसके लगभग 2 महीने पहले के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसको याद करके जरूर जाइए, क्योंकि साल भर का तो कोई नहीं याद कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लेंथी हो जाएगा। बट हाँ, 1 से 2 मंथ के बीच का जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई रहती है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये कहाँ के है, या फिर अलग अलग टाइप के नाम दे देता है कि इस देश के कौन नए अपॉइंट हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करता है। अगला हम चलते हैं, ये हमारा बजट से क्वेश्चन। अमृतकाल किससे संबंधित है? मैंने बजट के सेशन में बताया था अमृतकाल के बारे में, ठीक है। अमृतकाल जो इंट्रोड्यूस किया गया है 25 साल के लिए, तो अमृतकाल किससे संबंधित है? ये हमारा होगा ऑप्शन बी, पीरियड फ्रॉम 75 ईयर्स टू 100 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। जो हमारा इस साल जो हमारा 2022 का जो इंडिपेंडेंस डे होगा, यानी कि हमारा 15 अगस्त को हम जो है 75th इंडिपेंडेंस डे अपना मनाएंगे। यहाँ से लेके 75 से लेके 100 साल तक, यानी अगले जो 25 साल आएंगे इंडिया इंडिपेंडेंस के, उसको अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। और इसे जो डिनोट किया जा रहा है वो इंडिया @100 के कोटेशन से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। अमृतकाल किसे कहा जा रहा है? जो हमारे 75वां साल चल रहा है आज़ादी का, तो उससे जो है अगले 25 साल, यानी कि 75 से 100 साल के जो आज़ादी के होंगे उसे अमृतकाल कहा जा रहा है। इंडिया @100 से उसको वो किया जा रहा है, ठीक है। सरकार ने डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है? जो देश में सबसे ज़्यादा टैक्स बैंड है ये 30%। जैसे कि मैंने कल पहले ही आपको इस टॉपिक के विषय में बताया था कि हाँ, सरकार ने जो है डिजिटल संपत्ति के मामले में, यानी क्रिप्टो करेंसी को लेके जो विवाद चल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल वो बनाना है कि नहीं, तो लीगल टेंडर नहीं माना गया है क्रिप्टो करेंसी को। मैंने बजट के सेशन में ये काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना गया, पर उसको रेगुलेट करने के लिए उसके लाभ पर 30% टैक्स को लगाने का गवर्नमेंट ने वो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए कि 30% टैक्स से मतलब क्या है, तो अगर इसको समझने के लिए हम बोले तो इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको गवर्नमेंट ने करेंसी तो माना नहीं है, ठीक है। लीगल टेंडर नहीं माना। लीगल टेंडर क्यों नहीं माना? क्योंकि उसको RBI लॉन्च नहीं करती। हमारे देश में लीगल टेंडर या करेंसी उसी को माना जाता है जिसको RBI ना जारी करती है। RBI क्रिप्टो करेंसी को जारी नहीं करती है, ना ही RBI का उस पर नियमन है, तो इसलिए उसको लीगल टेंडर नहीं मान सकते। दूसरी चीज़ कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जैसे इसमें टैक्स लेने का मतलब क्या है? टैक्स लेने का मतलब ये है क्योंकि एक वर्चुअल करेंसी है। मान लीजिए कोई A नाम का इंसान है जिसके जो बैंक अकाउंट में 1 लाख क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। 1 लाख क्रिप्टो करेंसी उसके में है। हो सकता है आने वाले 10 साल में, ठीक है, आने वाले 10 साल में उसके जो बैंक में
उसी ए इंसान के बैंक में जो है क्रिप्टो करेंसी 10 लाख हो जाए, या मान लीजिए 100 लाख हो जाए, ठीक है। तो इस 100 लाख को जब वो इंडियन, अगर उसको उस पैसे को यूज़ करना है, ऑब्वियस सी बात है क्रिप्टो करेंसी में वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है, करेंसी नहीं मानी जाती, तो उसको वो यूज़ करके कोई सामान नहीं खरीद सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसको जब वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराएगा, तो इसका जो डेटा होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इंडियन रुपये में जब कन्वर्ट कराएगा, मान लो वो बी इंसान के पास इंडियन रुपये में कन्वर्ट कराता है, तो जो इस ट्रांजैक्शन से जो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ 100 लाख का, जब इंडियन रुपये में कन्वर्ट हुआ, तो इस पर 30% टैक्स, यानी कि लगभग 100 लाख का 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी एज अ टैक्स, ठीक है। एज अ जो हमारी करेंसी है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो इस प्रकार से लगेगा कि अगर कोई ए इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपए, अगले 10 साल में अगर वो 100 लाख रुपए बन जाता है, तो जब वो उस पैसे को अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो उस पर 30% का टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है कि 30% टैक्स देना चाहिए। अब ये चीज़ विवाद में क्यों है, क्योंकि इससे ये तो संभावनाएं हैं कि आप जो वर्चुअल करेंसी है उसको एक बार फिर भी रेगुलेट कर सकते हो, बट इससे कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान किसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराना है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम से कोई इंसान है, जिसने जो है जिसके पास 1 लाख रुपए, जैसे मैंने पहले भी कहा 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है, या क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के रूप में है, समझ लीजिए, ठीक है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी होती है। मान लीजिए उसने 10 साल में उसको कितना बना लिया, लगभग 100 लाख बना लिया, ठीक है, इस क्रिप्टो करेंसी को। अब इसको जो है उसको इंडियन रुपी में पैसा चाहिए जिससे वो खर्च कर सके, तो वो क्या करेगा, वो ये मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, वो इंडिया में इसको खर्च ना करके वो किसी, जैसे मान लीजिए पाकिस्तानी रुपए में खर्च, कोई पाकिस्तान में कोई इंसान है बी, उसको ये कहे अपने अपने जो क्रिप्टो की जो आईडी है, जो लॉगिन आईडी है, उसको बता के बी इंसान से कहे कि तुम पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेशन तो इसके ऊपर है नहीं, पाकिस्तान में टैक्स लगे नहीं, तो पाकिस्तानी रुपये में इसको कन्वर्ट करो, और फिर वो पाकिस्तानी रुपये उसका यूज़ करके, या फिर पाकिस्तानी रुपये आप मान सकते हो, सिंगापुर का मान सकते हो, जहाँ जहाँ भी टैक्स हेवन कहे जाते हैं, तो आप कहीं भी जहाँ पे, क्योंकि वहाँ सब जगह टैक्स नहीं है अभी क्रिप्टो करेंसी पे, या फिर निग्लेजिबल ही है, कम से कम है, तो वहाँ से उस देश की रुपये में वो कन्वर्ट कराने को कहेगा, और वहाँ से जो है इंडिया के किसी एनजीओ में, ठीक है, किसी कोई वो एफडीआई खरीद सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एफपीआई कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई शेयर मार्केट से वो खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास तो नॉर्मल रुपए में पैसे आ गए हैं। अब वो उससे कुछ भी करके इंडिया में लगाएगा, और इंडिया में अपना झूठा बिजनेस भी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस, ब्लैक मनी के केस, करप्शन, ये सब के भी चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इसको 30% पे अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया है तो आगे आने वाले टाइम में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिले। इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जो इससे काफ़ी सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के केसेस, ये सारी चीज़ें भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो सब भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्या होगा, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये तो हमें आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कैसे क्या हो रहा है, तभी पता चलेगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। क्योंकि क्योंकि जैसे ही बजट में निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा एट द सेम टाइम कि हम 2023 तक जो है इंडियन जो हमारा रुपी है उसको एज ए डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए भी एक विवाद का विषय है कि जो अगर डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी आपको अच्छी अथॉरिटी चाहिए, जिससे हैकिंग की समस्या और जो हमारे जैसे भी आज भी होता है कि बैंक अकाउंट से पैसे चले गए हैं, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, फ्रॉड्स होते हैं, तो वो सारी समस्याएं ना देखने को मिले। तो उन सब के लिए भी गवर्नमेंट को एक अच्छा रेगुलेशन अपनाना होगा, अच्छा काम करना होगा। तो ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होता है, बट जो इससे रिलेटेड मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर आंका गया है? तो इसको भी बजट के मैंने सेशन में बताया था कि राजकोषीय घाटा यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, वो कितना रहा है? तो ये है 6.4%, ठीक है, 6.4%। 2022-23 के लिए 6.4% अनुमानित किया गया है, यानी एस्टिमेट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना बजट में कि जो हमारा वो होता है, जो
एक होता है जो हमारे पिछले साल का डेटा होता है कि कितना एस्टिमेट्स किया गया था और कितना निकला, बट एक जो है आगे आने वाले टाइम में कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना अनुमानित किया जाता है वो होता है। तो 6.4% का फिजिकल डेफिसिट होने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में। और मैं बता दूं कि 2021-22 में कितना फिजिकल डेफिसिट था, 6.9%। ठीक है, मैं अभी भी स्टूडेंट्स प्लीज़ आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ये सारे बजट के टॉपिक हैं, तो अगर आपको और अच्छे से बजट को समझना है प्लीज़ इसको देखने से पहले जाइए आप बजट का सेशन पूरा देखिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, तो उसको स्किप मत करिए, कम से कम शब्दों में है और मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिए, प्लीज़ करिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले 3 वर्षों की अवधि में वंदे भारत ट्रेनों की कितनी नई पीढ़ी लाई जाएगी? तो ये 400 नई पीढ़ी लाई जाएगी। ठीक है, वंदे भारत ट्रेनों की लगभग 400 प्लस ट्रेनें लाई जाएंगी। कब तक? 2025 तक। ठीक है, 2024-25 तक हमारी लगभग 400 प्लस वंदे भारत ट्रेनें, यानी ट्रेन 18 जिसको कहते हैं, वो लाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृत काल के लिए कितने सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? तो ये 4 सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, 25 साल से लेकर 100 साल तक, यानी अमृत काल, जो हमने पहले बता दिया कि अमृत काल क्या है। तो अमृत काल जिसे कहा जा रहा है 75 से लेकर 100 साल तक के ड्यूरेशन को, उसमें सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। तो इसमें 4 सरकारी प्राथमिकताएँ हैं। पहली है हमारी PM गति शक्ति। ठीक है, PM गति शक्ति योजना लॉन्च की गई है। दूसरी हमारी है समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक, हमारा तीसरा है उत्पादकता वृद्धि एंड निवेश। इसी में है सूर्योदय अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, ठीक। और हमारा चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि वित्तीय निवेश। ठीक, क्या? वित्तीय। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैंने बजट के सेशन में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आंसर राइटिंग, जो आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे 4 जो सरकारी प्राथमिकताएं डिसाइड की गई हैं वो कौन कौन सी? एक तो PM गति शक्ति है, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा जो है हमारा है उत्पादकता वृद्धि एवं निवेश, सूर्योदय अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, और चौथा है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वित्तीय निवेश। ठीक है, ये 4 सेक्टर जो हमारे सरकारी प्राथमिकताओं के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। अब मैं बता दूं कि चूँकि हमने पूरा बजट का सेशन जो किया था, तो उसमें मैं एक चीज़ मैंने जो स्किप किया था, जो मैंने, चूँकि सेशन काफ़ी लंबा जा रहा था, तो मैंने उसको स्किप किया था, जो मैं आज बताने की कोशिश कर रही हूँ। बजट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं? एक तो जो वनडे एग्जाम को लेकर क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने आपको तभी बता दिया, कुछ क्वेश्चन आज भी आपने देखे हैं। ठीक है, तो वनडे एग्जाम को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो वनडे एग्जाम्स को लेकर, और केवल वनडे एग्जाम नहीं, PCS और UPSC में भी पूछता है बजट से क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं, वो वनडे एग्जाम्स का क्वेश्चन है। UPSC PCS में आई मीन टू से कि ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको एक चूज़ करना है, तो वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें, तो बजट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे पहली चीज़ तो बजट के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करिए, मुख्य बिंदुओं को गिनाइए। उसके साथ जो हमारा नया बजट है 2022-23 का, वो पहले के वर्षों के बजट से कितना अलग है, उसमें क्या क्या नए बिंदु ऐड किए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी कि बजट के जो हमारे पॉजिटिव्स क्या हैं, निगेटिव्स क्या हैं, उस वो कितना साकार हो सकता है, क्या अनुमानित किया जा सकता है कि वो बजट जो हमारा लाया गया है वो कितना, उसका प्रभाव
कैसा पड़ेगा लोगों पर, इंडियन इकॉनमी पर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स मेरे व्यू की बात करें तो बजट में जो मुझे समझ में आया है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। जो हमारे पहले की योजनाएं थी, जैसे हमारी पीएम गति शक्ति योजना, पीएम डिवाइन योजना जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेके है, हमारी भारतमाला सागरमाला, ये सब हमारी पुरानी योजनाएं हैं, उसी को लेके ही नया थोड़ा सा उसको परिवर्तन किया गया। जैसे हमारी पर्वतमाला जो हमारे हिल्स एरिया के लेके किया गया है, पीएम डिवाइन जो नॉर्थ ईस्ट को लेके पहले से ही काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, उसको पीएम डिवाइन जो नाम दिया गया। पीएम गति शक्ति योजना जो नए वंदे भारत ट्रेनें बनाने का अमृतकाल जो लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें जो हमारा है, जो हमारा पहले से चीज़ें चली आ रही थी, केवल उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके बजट को पेश किया गया है। बजट में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो कुछ नया एक हो सकता था, किया जा सकता था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पुरानी जो नीतियाँ हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब उसका कैसा प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, बट हाँ ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है कि जो हमारा, चूँकि कोविड की वजह से हमारा 2 साल से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे, हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन वो हमारा लगभग 12.5% तक पहुंच गया है, जो एक समस्या की बात है। तो ये सारी चीज़ें, हमारा डब्ल्यूपीआई जो अभी भी 6.5 पर ही है, तो ये सारी जो होनी चाहिए 2 से 6 के बीच में, तो ये सारी जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो उसको उसमें कितना चेंजेस आता है, क्योंकि अब तो कोविड का इफेक्ट धीमे धीमे कम हो रहा है, तो उस वैक्सीनेशन जोरों शोरों पे चल रहा है। तो एक तो ये इसके लिए तो गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी ज़रूर बनती है, जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर, काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। बट एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है, हमारी तरलता है, लिक्विडिटी है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है और हमारा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है। और आई होप कि आने वाले टाइम में उसका हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो आपके आंसर अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जामिनर है उसको भी कुछ नया चाहिए कि आप क्या सोच सकते हो उससे हट के। अगर वो बजट पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो ये सिर्फ नहीं जानना चाहता कि आपने फैक्ट केवल बजट से निकाल लिए, नहीं। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो ये जानना चाहता है कि आपका उस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या सोचते हो कि गवर्नमेंट ने जो ये बजट लाया, जो वित्त मंत्री ने बजट लाया, उसके क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या क्या निगेटिव्स हो सकते हैं, पहले के जो हमारे बजट रहे हैं उसका क्या इफेक्ट रहा है और पहले से कितना अलग है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव उस सब चीज़ों को लेके क्या है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। और प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने बजट का सेशन नहीं देखा है, पहले जाके बजट का सेशन देखें, उसके बाद इसको करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा, और प्लीज़ मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर, अगर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, हमारे पीएस के एस्पिरेंट है, मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें करें। और बाकी सारे एग्ज़ाम्स को लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो हमारे क्वेश्चन है उनको रिवीजन करते रहें, स्किप एक भी दिन की क्लास ना करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और मैं खुद, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स देती आ रही हूँ, मैंने भी कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर किए हैं, तो मैं उस बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन लाती हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा कि आपका एग्ज़ाम में फंसेगा या नहीं फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा, इतना भरोसा करके चलिए। और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।